हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस पर बेस्ड जैसे मान लो 4 चैप्टर हैं। एक तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, इसके बाद आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर आएगा एयूसी एरिया अंडर द कर्व, और इसके बाद आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लेंथी भी है, लेकिन ग्रेट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो इंटीग्रेशन है क्या होता है, जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो एक काम करो, जो इसकी डेफिनेशन है ना, एक बार इसको लिख लो, फिर इसको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसको लिखो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन इसका मतलब क्या है? दैट इज इफ डिफरेंशियल ऑफ, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, इफ डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विल बी एफ एक्स देखो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो दैट इज इफ, यहाँ पर हमने क्या कहा है, इसको देखो, हमने कहा है इफ डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स। तो इसका मतलब क्या है, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये क्या है, जी एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, देन इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, ये क्या आएगा, एफ एक्स, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है सी। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर किस साइन का मतलब क्या क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, हमने क्या किया है, कोई भी फंक्शन मान लो एफ एक्स है, ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, जी एक्स। तो जी एक्स का इंटीग्रेशन वापस से क्या आएगा, एफ एक्स, ठीक है। तो ये रिवर्स प्रोसेस हो गया ना। अरे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स आया, अगर अब मैं जी एक्स को इंटीग्रेट करूँ तो वापस एफ एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जो ये साइन हमने लगाया ना, ये इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल साइन। ये क्या है, इंटीग्रल साइन, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने जी एक्स लिखा है, ये क्या है, जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, और इसको हम इंटीग्रैंड भी बोलते हैं। इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो पता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये dx है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन इज विद रेस्पेक्ट टू x, मीन्स कौन सा वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो d बाई डी एक्स लिखते हो, तो यहाँ पर जो dx है ये क्या बताता है कि हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको लिख लो, इंटीग्रेशन इज विद रेस्पेक्ट टू x, और इसको हम डिफरेंशियल एलिमेंट भी बोलते हैं। डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x, मीन्स जो x है ना, उसकी डायरेक्शन में एक जीरो लेंथ है। मतलब जीरो लेंथ तो मत बोलो, लेकिन ऐसे बोल सकते हो कि जीरो के बहुत आसपास बहुत ही छोटी सी लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है, इसको क्या बोलते हैं, देखो एफ एक्स को बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, और इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है ना डिफरेंशिएशन का। तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव
ऑफ जी एक्स, और इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। और यहाँ पर सी क्या है, सी को हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों आया है, इनको अब एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से देखो, यहाँ पर जो अभी तक हमने ऊपर लिखा है ना वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मान लो हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब याद करो कि किसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, कोस एक्स। अपना आंसर क्या आना चाहिए, कोस एक्स। तो बताओ हम किसको डिफ्रेंशिएट करें कि कोस एक्स आए, तो आप कहेंगे साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स क्या होगा, साइन एक्स। अब मान लो कि कोई बच्चा बोले नहीं सर, साइन एक्स प्लस 5 को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कोस एक्स आएगा। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, कोस एक्स। कोई बच्चा बोलेगा सर साइन एक्स प्लस 5.9 को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो भी क्या आएगा, कोस एक्स। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखें तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। अरे अगर साइन एक्स प्लस पाई का भी डिफ्रेंशिएशन करोगे वो भी क्या आएगा, कोस एक्स, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, उसका क्या होगा, डेरिवेटिव जीरो। इसका मतलब हम यहाँ पर इन जनरल क्या लिखते हैं, सी, क्योंकि यहाँ पर जो सी है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अरे इसका डेरिवेटिव तो जीरो होगा ना। तो मैथमेटिकली इसको करेक्ट लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस सी। सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल लो या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल लो। और जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना भी सीखेंगे, जो भी कंडीशन दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये समझ में आया ना हम सी क्यों लगाते हैं। और यहाँ पर ये भी समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स कैसे लिखा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल से बता देते हैं। मान लो जैसे सेकंड पॉइंट है और यहाँ पर लिखा है मान लो ई की पावर एक्स डी एक्स। तो अब याद करो कि हम किसका डिफ्रेंशिएशन करें कि ई की पावर एक्स आ जाए। हम किसका डिफ्रेंशिएशन करें कि ई की पावर एक्स आ जाए। तो आपको पता है ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स। तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। अच्छा एक काम करो, एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है आपको कि जो हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ के आए हैं एटलीस्ट वो जो फॉर्मूले हैं उनको तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि आपको पता है, मान लो मैंने कहा आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, इसको सोल्व करना है। तो अब इतना तो आप सोच ही सकते हो ना कि सेक स्क्वायर एक्स किसके डिफ्रेंशिएशन से आएगा, बताओ। जो सेक स्क्वायर एक्स है किसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, बताओ। तो मे भी कुछ बच्चों को तो याद होना ही चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये क्या आता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। अरे यही आता है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, टेन एक्स प्लस सी। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उनको तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, और इसके बाद बहुत सारे मेथड है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के, उनको डिटेल में देखेंगे। लेकिन एटलीस्ट जो इसकी डेफिनेशन है ना उसके अकॉर्डिंग जो ये बेसिक फार्मूलाज हैं जिनकी अभी हम एक लिस्ट बनवाएंगे तो उनको हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म से याद कर सकते हैं। तो आई थिंक जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी, और यहाँ पर किस साइन का मतलब क्या है इन सबको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक काम करो, एक टेबल बना लो, ठीक है, और उस टेबल में हम कुछ फॉर्मूला लिखेंगे जिनको आपको याद करना है। तो इनको तो हम जो डिफरेंशिएशन है ना उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो एक सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें हम एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालो इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ बेसिक फंक्शन ऑफ बेसिक फंक्शन।
एक ऐसी टेबल बना लो और यहाँ पर 3 कॉलम कर लो सीरियल नंबर, और यहाँ पर फिर सेकंड है फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और थर्ड जो इंटीग्रेशन आएगा वो। तो यहाँ पर अब देखो एक एक जो हम फंक्शन लिखेंगे ना उसके बारे में आपको खुद ही सोचना है, वीडियो को पॉज करके सोचना, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिखा एफ एक्स को 0, तो आप बताओ कि 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है इसमें क्या लिखेंगे, जो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा वो आंसर। तो वीडियो को पॉज करो और सोचो कि किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आई थिंक सोच लिया होगा, काफ़ी सिंपल है। तो कि कोई भी कांस्टेंट हो, एनी कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या आएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं सी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखो सेकंड हम लिख रहे हैं ई की पावर एक्स। तो वीडियो को पॉज करो, सोचो कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो सोच लिया होगा, काफ़ी सिंपल है कि ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है बच्चों वही तो ई की पावर एक्स होता है, और प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पर थर्ड फंक्शन लिख रहे हैं 1/x, ठीक है। तो सोचो कि किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब ये आपको सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो आई थिंक बच्चों को याद आ रहा होगा कि ln x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x होता है। तो देखो बच्चों कुछ बुक्स में ln x लिख देते हैं, लेकिन अगर आपने मैथमेटिकली अच्छे से पढ़ा हुआ है ना तो ln mod x ज़्यादा सही रहता है। ln mod x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आता है बच्चों 1/x। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ln mod x, क्योंकि ln mod x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आता है 1/x। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो देखो ये जो लिख रहे हैं ना इसमें जो मोस्टली आपको याद करना है, अब जो फॉर्मूला आ रहा है ना इसको आपको याद रखना है। फोर्थ x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो अब आपको सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन x की पावर n आएगा। तो देखो बच्चों जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो हम किस तरीके से करते हैं, पावर को आगे लेके आते हैं। अगर पावर में होता है कुछ तो देखो जैसे x की पावर n+1 है, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा n+1 पावर को आगे लाएंगे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन हमारे पास क्या है ओनली x की पावर n। अगर मैं मान लो x की पावर n+1 अपॉन n+1 का डिफरेंशिएशन करूं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा अपॉन n+1, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा x की पावर n। इसका मतलब x की पावर n+1 अपॉन n+1 इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा x की पावर n। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि x की पावर n+1 का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो n+1 पावर आगे आएगी और x की पावर n बच जाएगा, लेकिन हमें n+1 तो चाहिए ही नहीं तो उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो अपॉन n+1 कर दिया। एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा सोचो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और जो फिफ्थ है वो क्या है साइन x। अब बताओ कि किसका डिफरेंशिएशन साइन x आएगा। तो आई होप सोच पा रहे होगे कि जो कोस x है ना उसका जो डेरिवेटिव वो माइनस साइन x होता है। जो कोस x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, लेकिन हमें क्या चाहिए प्लस साइन x। तो अगर मैं माइनस कोस x का डेरिवेटिव करूं, अगर मैं माइनस कोस x को डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा बच्चों, अरे साइन x बन जाएगा ना, क्योंकि कोस x का क्या आएगा माइनस साइन x, लेकिन हमें क्या चाहिए साइन x। तो एक माइनस मैंने और एक्स्ट्रा लगा दिया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब जो सिक्स्थ है इसको देखो कोस x। अब बताओ बच्चों अगर हमें कोस x का इंटीग्रेशन करना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन कोस x होता है। तो याद आ रहा है नहीं तो काफ़ी सिंपल है, साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है कोस x। तो इसका आंसर तो सिंपल क्या आ जाएगा साइन x। अब जो सेवंथ है इसको लिखो, समझ में आ रहा है ना, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बताओ किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो अरे ये तो अभी एक्सप्लेन किया ही था ना कि टेन एक्स जो है
उसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगला लिखो कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो बच्चों, गलती आप माइनस प्लस में कर सकते हो, तो आराम से सोचो कि जो कोट एक्स है ना, कोट एक्स का जो डेरिवेटिव है, जो कोट एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए, इसका मतलब अगर मैं एक माइनस और लगा दूं तो अब इसका डेरिवेटिव करो, कोट एक्स का क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आ जाएगा ना कोसेक स्क्वायर एक्स। बस, तो ऐसे सोच लो, इसको रटो मत। कुछ बच्चे होते हैं इनको रटने लग जाते हैं, फिर बाद में उनको पता नहीं चलता कहाँ पर माइनस है कहाँ पर प्लस है। ठीक है ना, अगर इसको एक बार समझ लोगे ना, तो ये जो 15 फॉर्मूला हम लिखवाएंगे ना, इनको तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के फाइंड आउट कर लोगे। 9th है आपका सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। तो बताओ किसका डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो बच्चों याद होगा, जो सेक एक्स होता है उसका डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, सिंपल। और अब यहाँ पर लिखो कोसेक एक्स कोट एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स। तो अब मुझे बताओ किसका डिफ्रेंशिएशन करें कि कोसेक एक्स कोट एक्स आ जाए। तो कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा कि सर कोसेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है ना, वो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स आता है। तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें तो प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब सोचा तो ठीक था आपने, कोसेक एक्स, ठीक है, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो अगर मैं एक माइनस और लगा दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। 11th है बच्चों ए की पावर एक्स। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा हाई फाई बन जाओ। अब ऐसे बच्चों की तरह मत करना कि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स है, ये तो याद ही होगा, ए की पावर एक्स एल एन ए, ये होता है ना। तो कुल मिला के अगर हमें ए की पावर एक्स चाहिए तो किसका डिफ्रेंशिएशन करें कि ए की पावर एक्स आ जाए। तो आप कहोगे सर ए की पावर एक्स का ही डिफ्रेंशिएशन कर लो, उसमें ए की पावर एक्स आता है। लेकिन फिर आप सोचोगे सर अगर ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा आएगी। तो आप कहोगे सर ए की पावर एक्स के डिफ्रेंशिएशन में ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए आएगा, लेकिन हमें तो एल एन ए चाहिए ही नहीं। तो आप क्या कहोगे, सर मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए का क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स। देखो समझो इसको, हमें ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स सोल्व करना है। तो अब आपको सोचना है कि किसका डिफ्रेंशिएशन ए की पावर एक्स आएगा। जैसे मैं इसको लिख के समझा देता हूँ, अगर कुछ बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो जैसे हमें सोल्व करना है इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ए की पावर एक्स किसकी डिफ्रेंशिएशन से आएगा। तो इतना तो आपने पढ़ा है ना कि ए की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है उसमें ए की पावर एक्स आता है। तो आप कहेंगे सर ए की पावर एक्स का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं तो ए की पावर एक्स आ जाएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा। क्या आएगा, ए की पावर एक्स के डिफ्रेंशिएशन में क्या आएगा, ए की पावर एक्स जो हमें चाहिए इंटू एल एन ए। एल एन ए नहीं चाहिए हमें, तो ए की पावर एक्स चाहिए। यहाँ पर देखो, तो क्या लिखेंगे, अपॉन एल एन ए प्लस सी। अब जो आएगा ना इसके मल्टीप्लाई में एल एन ए, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई होप मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया। और अब जो नेक्स्ट है इसको लिखो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें सोल्व करना है इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आप सोचिए कि हम किसका डिफ्रेंशिएशन करें कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। तो सिंपली इतना तो आई थिंक सबको याद ही होगा कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आता है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको पता होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या होता है बताओ, माइनस 1 बाई
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखें तो इसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों आंसर सही हैं, क्योंकि जो कोस इनवर्स एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर माइनस कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे तो हमने काफ़ी एग्जाम्पल ऊपर एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो यहाँ पर अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर लिखना है। तो देखो, आप इंटीग्रेशन को अगर एकदम सही तरीके से सोल्व करेंगे ना, तो जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा वो सही रहेगा। अगर मान लो आंसर किसी दूसरी फॉर्म में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली वो आंसर उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आप कहें कि सर हमें तो बस केवल इतना ही सोच पाए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस सी इसका आंसर है, अब बताओ यहाँ से हम माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी कैसे लेके आएँ। तो हम कहेंगे देखो बच्चों, यहाँ से आप आंसर किस तरीके से लेके आओगे, क्योंकि ये तो आपने सही किया है। तो ये अगर आंसर गिवन है तो ये आंसर आपके आंसर से मैच होगा। देखो कैसे, हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, पाई बाय 2। तो यहाँ से आप साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये भी तो कांस्टेंट है ना, पाई बाय 2 प्लस सी क्या है, कांस्टेंट। तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि माइनस कोस इनवर्स एक्स और पाई बाय 2 प्लस सी को एक अदर कांस्टेंट लिख दो, मान लो C1 लिख दो, K लिख दो, P लिख दो, कुछ भी लिख दो, है तो एक कांस्टेंट। तो इसको वापस से क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं इन जनरल, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी तो हमने फाइंड नहीं की है ना, ये तो एक कांस्टेंट है। आप इसको K1 भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो देखो आंसर आ गया ना, माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आई होप नाउ यू गोट द पॉइंट कि आंसर दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने सही किया है तो आंसर जो आंसर दिया हुआ है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि ये जो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो हमने किया है इसका इंटीग्रेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। दोनों आंसर क्या हैं, सही हैं, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। दोनों लिखने कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। ये तो समझाया हमने कि आंसर है वो दिखने में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों वीडियो को पॉज करो और इसके बारे में आप खुद सोचो, क्योंकि सेम ही है। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स वाले जो हमने फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा था ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो ये तो सेम ही आ रहे हैं। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताओ किसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो सिंपली आपको याद होगा tan इनवर्स एक्स। और अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर मैं माइनस कोट इनवर्स एक्स का करूँगा तो भी तो सेम आएगा। अब तो एक्सप्लेन कर दिया ऊपर वाला जो साइन इनवर्स एक्स है उससे। तो अगर वैसे देखना चाहो कि हम यहाँ से आंसर कैसे लेके आएंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। और ये किसके इक्वलेंट है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस कोई अदर कांस्टेंट लिख लो, C1 लिख लो। अरे कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना, कुछ भी लिख सकते हो। तो वापस से इसको C भी लिख सकते हो, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे बताओ, इसका आंसर लिखेंगे या तो आपका tan इनवर्स एक्स हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है बताओ, माइनस कोट इनवर्स एक्स। बस केवल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पीछे मान लो आंसर माइनस कोट इनवर्स एक्स लिखा हुआ हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर सही है। ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारा आंसर ये क्यों नहीं आया, ठीक है ना। उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप इजीली। और जो 14th है वो है 1 अपॉन मोड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको तो बताने की ज़रूरत होगी नहीं, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और क्या लिख सकते हो इसको, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और 15th है, मान लो कोई भी कांस्टेंट है के, तो आप बताओ कि हम किसका डेरिवेटिव करें कि के आ जाए। अरे के इंटू एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो के तो कांस्टेंट एक्स का 1 हो जाएगा, तो सिंपली के एक्स। तो ये जो टेबल है ना, इसमें केवल एक फॉर्मूला है जिसको आप काफ़ी यूज़ करेंगे, और बाकी तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। उनको याद करोगे तो भूल भी जाओगे। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको आपको याद रखना है कि जैसे मान लो एक्स की पावर 5 है, तो एक्स की पावर 6/6 आंसर हो जाएगा। पावर में एक जोड़ दो और जो पावर आई है अब उससे डिवाइड कर दो, सिंपल। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो n की वैल्यू है ना, वो -1 नहीं हो सकती। अगर मान लो -1 हो गई तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, नॉट डिफाइंड। अरे जब p/q फॉर्म में कोई भी नंबर होता है, अगर q 0 हो गया तो वो नंबर तो लिखना पॉसिबल ही नहीं है, वो तो इनवैलिड नंबर है, ठीक है ना। और हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो इन्फिनिटी नहीं होता है, इन्फिनिटी जैसा कोई नंबर होता ही नहीं है, ठीक है ना। ये हम एक वीडियो डाल रखी है हमने, तो बेसिक मैथमेटिक्स में आप जाके देख सकते हैं। इन्फिनिटी कोई नंबर होता ही नहीं है, वो क्या होता है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और लिमिट का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे इन्फिनिटी क्या होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि -1 होगी तो 1/x बनेगा, और 1/x का तो हम सीख चुके हैं ना, क्या होता है, ln mod x। तो आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट। और ये जो टेबल है, इसमें ये फॉर्मूला आपको मतलब हमेशा के लिए याद होना चाहिए। बाकी जो फॉर्मूले हैं वो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के फाइंड आउट कर सकते हो, बाकी को याद करोगे भी तो भूल जाओगे। तो जिस अप्रोच से आपको समझाया, उस अप्रोच से इनको याद करने की कोशिश करो। तो अब एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसको लिख लो। थर्ड टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको ऐसा बोल लो चाहे, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए, इसमें जैसे कोई दो फंक्शन है, वो अगर मान लो एडिशन में आ गए तो हम इंटीग्रेशन किस तरीके से सोल्व करें। और इसी तरीके से मान लो कि जैसे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया किसी फंक्शन से, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे। तो इसमें ए पार्ट लिखो, इफ़ मान लो, चलो ऐसा करो, इसको ऐसे मत लिखो, इसको तो क्या करें, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के एक्स, इंटीग्रेशन के इंटू कोई भी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो के है वो क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर लिख लो वेयर के इज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप के को इंटीग्रेशन से बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। बस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दो। और जो बी पॉइंट है, इसमें लिखो कि मान लो दो फंक्शन है एफ एक्स, वो या तो ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं कर रखा हमने। तो आप इंटीग्रेशन को क्या ब्रेक भी कर सकते हो, अलग अलग। एफ एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर लो, अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस, और जी एक्स का अलग से इंटीग्रेशन कर लो। बस इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो। जैसे मान लो अगर एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहें, मान लो एक एग्ज़ाम्पल की बात कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 7 e की पावर x dx, ये करना है। तो यहाँ पर जो 7 है ये तो कांस्टेंट है, तो 7 को तो आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हो, और अंदर क्या बचेगा, e की पावर x dx। अब बताओ कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा। अब जो टेबल है ना, इसको याद करो, टेबल है इसको याद करो। देखो यहाँ पर हमने समझाया था e की पावर x के बारे में, यहाँ पर जो सेकंड नंबर है e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसा फंक्शन सोचो जिसका इंटीग्रेशन, सॉरी जिसका डिफरेंशिएशन क्या है e की पावर x, तो e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आया था, e की पावर x, बस। तो समझ में आ गया होगा ना। अच्छा यहाँ पर जो 15th है ना, इसमें एक कांस्टेंट लिख लो प्लस से,
तो ये समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है, 7 को बाहर लिया क्योंकि कांस्टेंट है, और इनटू इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x था। जब इंटीग्रेशन सोल्व हो गया उसके बाद हम एक कांस्टेंट लगा देंगे प्लस सी। और ऐसे ही कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो एडिशन में जैसे लिखा हुआ है sin x प्लस x की पावर 3 dx। तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है तो दोनों फंक्शन को मीन्स जो इंटीग्रेशन है वो अलग अलग कर सकते हैं। sin x dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx। sin x का तो याद ही हो गया होगा, माइनस कोस x। और यहाँ पर जो x की पावर 3 है, तो अगर x की पावर -1 नहीं है तो x की पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, x की पावर n+1 अपॉन n+1। और जब इंटीग्रेशन सोल्व हो गया उसके बाद एक कांस्टेंट लगा दो c। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि अगर हमने ये इंटीग्रेशन सोल्व किया तो इस इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट आना चाहिए +c1, और इस इंटीग्रेशन में भी एक कांस्टेंट आना चाहिए। मान लो वो जो कांस्टेंट है ज़रूरी नहीं है सेम होगा, तो इन जनरल c1 इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लेते हैं और c2 इसका। तो ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हो। फिर c1 प्लस c2 को एक अदर कांस्टेंट बोल दो c। तो ऐसा करो ना आप कि इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, उसके बाद एक कांस्टेंट लगा दो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये थ्योरी वाला पार्ट था जो अभी तक हमने कवर किया है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और है, जैसे मान लो किसी को ये तो डाउट नहीं है ना कि जैसे x की पावर n जो हमने लिखा है ना, जैसे यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर लिख लो, नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर जो n है ना वो क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो x की पावर sin x लिख दिया तो उसका इंटीग्रेशन आप कर दो कि x की पावर sin x प्लस 1 अपॉन sin x प्लस 1। यहाँ पर n क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। जैसे मान लो x की पावर 90 लिखा हुआ है तो x की पावर 91 अपॉन 91 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जो कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो NCERT की एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व करेंगे, और उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे, फिर आगे की जो थ्योरी है उसको कवर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।